चलो देखो, स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर है मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो उससे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड का जो जेनेसिस है वो कहाँ से हुआ। तो ऐसे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्टैट्स का मतलब है। जैसे लैटिन में इसको बोलते हैं स्टैट्स, ठीक है, इटालियन में बोलते हैं स्टैटिस्टा, ऐसे ही जर्मन में स्टैटिस्टिक, फिर फ्रेंच में स्टैटिस्टिक। ठीक है, इन सबका मतलब सेम था। ठीक है, सबका मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेट से यहाँ पे क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिक जब स्टार्टिंग बहुत पहले जब स्टार्ट हुआ था तो इसको किसने स्टार्ट किया था, तो बेसिकली ये राजा महाराजाओं के टाइम में चल रहा था। जो एंशियंट रूलर्स थे वो स्टैटिस्टिक का वर्ड यूज कर रहे थे। ठीक है, स्टैटिस्टिक वर्ड नहीं यूज कर रहे थे, स्टैटिस्टिक का यूज कर रहे थे। वो कहाँ पे करते थे, बेसिकली उनके पास कितनी आर्मी है, कितना पॉपुलेशन है, कितना वेल्थ है, ये सब कुछ का हिसाब किताब रखना होता था उनको। तो वो वहां पे, भले वो लोग उस टाइम पे स्टैटिस्टिक वर्ड का जेनेसिस ना किए हो, बट उसको यूज कर रहे थे। ठीक, अब वहां से लेकर के अगर हम देखें तो एंशियंट रूलर्स क्या करते थे, तो उनके लिए एक क्या था, काउंटिंग टूल था। ठीक है, कि ये काउंट करते थे। वहां से लेकर के आज के टाइम में अगर हम देखें तो क्रिकेट हो, क्लाइमेट हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी, एक पॉलिटिकल रैली हो, कोई भी काम हो रहा हो, इवन इलेक्शंस हो रहे हो, हर जगह स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हर जगह काउंटिंग, हर जगह किसी न किसी तरीके से स्टैटिस्टिक को यूज किया जाता है। तो अब स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी चेंज होता है लोगों के अकॉर्डिंग। जिससे हम पूछेंगे उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का वो मतलब निकलेगा। जैसे अगर तुम एक क्रिकेट फैन से पूछो कि तुम्हारे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो क्या बताएगा कि एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन, एक बॉलर, किसी का भी क्या एवरेज स्कोर चल रहा है, उसकी बॉलिंग स्पीड कैसी है, उसके रन रेट उसकी कितनी है, कितने मैचेस में उसने कितने रन्स मारे हैं, ये उसके लिए स्टैटिस्टिक्स हो गया। एक इन्वायरमेंटलिस्ट से पूछो तो वो क्या बताएगा, जो पोल्यूशन लेवल कितना है, कब कितना था, तो ये सब चीजें इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए होगा। एक स्टॉक ब्रोकर से पूछो तो उसके लिए क्या है, कितना आज के दिन कितना जो है स्टॉक मार्केट ऊपर गया, कितना नीचे गया, किस लेवल से बढ़ रहा है, ये उसके लिए हो गया। एक आम आदमी से पूछो, एक एवरेज पर्सन से पूछो कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो वो क्या बताएगा कि जो ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, टेबल्स हो गए, ये सब स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक आदमी के हिसाब से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग मतलब निकलता है। अगर हम इसका इवोल्यूशन देखें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे चला, तो बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल जो डेटा था वो गवर्नमेंट लेती थी और उसको यूज करती थी। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ, गवर्नमेंट क्या करती थी कि जितना भी डेटा हुआ, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने गरीब हैं, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये सब कुछ देखती थी और गवर्नमेंट उसका यूज करती थी। फिर वहां से ये धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का ब्रांच बना। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में क्या है, बेसिकली मार्केट को स्टडी करते हैं, तो वहां पे ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बना, स्टैटिस्टिक्स इसी में आ गया। क्योंकि जब हम मार्केट स्टडी करेंगे तो फिर हमको डेटा की जरूरत पड़ेगी, फिर हमको वही नंबर्स और बाकी चीजें काउंट करनी पड़ेगी, तो ये इकोनॉमिक्स का ब्रांच बना। और आज के टाइम में ये इतना बड़े लेवल पे इसका यूज होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जहाँ पे लार्ज लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर, वहीं पे आता है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स। ठीक है, नंबर्स फॉर्मेट में जिसको हम बता पाए, 4, 10, 20, 50, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्या होता है, गुड, बैड, ऑनेस्ट, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ये सब क्वालिटेटिव है, इनको हम नंबर्स में नहीं बता सकते। क्वालिटेटिव तब तक नंबर में नहीं जाएगा, तब तक ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा जब तक ये नंबर्स में ना बताया जाए। ठीक है, कि अगर हम बोले कि ही इज ए इज बेटर देन बी, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का कोई एक मीनिंग नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, अलग अलग जो ऑथर्स हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इसके काम करते हैं, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर एक सिंगल डेफिनेशन या सिंगल मीनिंग नहीं है। नॉर्मली इसके दो ब्रांचेस, दो सेंसेस में देखा जाता है, एक देखा जाता है प्लूरल सेंस में और एक स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा जाता है सिंगुलर सेंस में। ठीक है, प्लूरल सेंस का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी रॉ डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो आएगा प्लूरल सेंस में। ठीक है, जैसे एक क्लास के बच्चों के सारे मार्क्स अगर एक जगह कलेक्ट किए गए
तो वो हो गया प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है। सिंगुलर सेंस क्या होता है कि हमने वो डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए या फिर हम क्या क्या मेथड यूज करेंगे, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि एक मेथड होता है सेंसस, कि जिसके थ्रू हम पूरे देश के लोगों की जनसंख्या मेजर करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है। तो सिंगुलर सेंस में हमने क्या क्या मेथड यूज किए टू कलेक्ट दैट डेटा। अब अगर हम प्लूरल सेंस को अच्छे से पढ़े तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो ये है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है। जो भी फैक्ट्स हैं उनको नंबर्स में बताना। ठीक है। कि अगर ए के पास 10 रुपए ज्यादा है बी से, तो हमने इस फैक्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में बता दिया। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम बोलते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है प्लूरल सेंस में। तो सबसे पहला कि इट शुड बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का एग्रीगेट हो। सिर्फ हमने बोल दिया कि मेरे पास 10 रुपए है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, या फिर राम के पास 50 रुपए है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ठीक है। क्या स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, कंपेरेबल हो। ठीक है। अगर बोला जाए कि मेरे पास 10 रुपए है, राम के पास 20 रुपए है, मेरे पास राम से 10 रुपए ज्यादा है, ये स्टैटिस्टिक्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपेरेबल है। दूसरा कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से अफेक्ट होता है, कोई एक सिंगल चीज से अफेक्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस का प्रोडक्शन है, अब इस साल कितना राइस प्रोड्यूस होगा, या फिर एक पर्टिकुलर देखें मेरे ही खेत में कितना राइस उगेगा, कितना प्रोडक्शन होगा इसका, ये किस पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि मेरे सीड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये कई सारी चीजों पे, कई सारे कॉजेज होंगे। क्या क्या कॉजेज होंगे, रेन कैसा हो रहा है, बारिश कैसी हो रही है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पे फर्टिलाइजर्स कैसे दिए गए, तो ये सारी जो चीजें हैं ये अफेक्ट करेंगे इसको। तो इट इज अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो हमने बोल दिया कि ए इज टॉलर देन बी, ए जो है वो बी से टॉलर है, तो ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है। ठीक है। फिर ये रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट होना चाहिए। अब रीजनेबल एक्यूरेसी क्या होती है, तो पहले यहाँ पे समझो दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है इन्यूमरेटेड, एक होता है एस्टिमेटेड। ठीक है। एन्यूमरेटेड का मतलब क्या हुआ कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं ये मैंने काउंट किया, 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया, तो मैंने बताया कि इस क्लास में मान लो 15 बच्चे हैं। ठीक है। तो ये मैंने एग्जैक्टली सब कुछ काउंट करके तब बताया। ठीक है। तो ये हो गया एन्यूमरेटेड। एस्टिमेटेड क्या हो गया कि 5,000 लोग एक पॉलिटिकल रैली में हैं, मान लेते हैं कि एग्जैक्टली 5,000 है, बट फिर भी हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हमने लगभग बता दिया कि 4,500 या 4,000 या 6,000 लोग हैं, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड। ठीक है। तो अब स्टैटिस्टिक्स में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो जरूरी नहीं होता कि हर समय एग्जैक्ट आए। जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर पॉलिटिकल रैली चल रही हो इलेक्शंस के टाइम पे, अब अगर नेता वहां पे गए तो वो मांगेंगे कि कितने लोग लगभग आए थे, तो एक एक आदमी को काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पे एस्टिमेशन चलता है कि लगभग 4-5 हजार लोग आए थे। अब 4-5 हजार का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है लोग 3500 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, 5500 हो, 6,000 हो। इसका मतलब ये नहीं कि लोग 20,000 आए थे और हमने एस्टिमेट कर लिया 4-5 हजार। ठीक है। इतना ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए, आसपास में होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर प्री डिटर्मिन्ड पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया हो, जो तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो तुम किस काम के लिए कर रहे हो, उस डेटा का यूज क्या होगा, वो पहले से तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, तभी तुम्हारा वो डेटा काम में आएगा। क्योंकि अगर तुम्हें मान लो पहले से नहीं पता कि तुम किस चीज के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सपोज करो कि एक क्लास में तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो और उसमें तुम्हें सबके हाइट मेजर करने हैं कि सब किसका हाइट, सबसे टॉलर कौन है, सबसे शॉर्टर कौन है, किसका कितना हाइट है, तो तुम्हारा पहले से फिक्स हो गया। तो अब जब तुम सबसे पूछोगे तो सबका हाइट तुम उसमें जरूर मेंशन करोगे डेटा में। लेकिन पहले से पर्पस तुम्हारा फिक्स नहीं है, तो तुमने ऐसे ही रैंडम 3-4 क्वेश्चन हर बच्चे से पूछ लिए, तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा हाइट कितना है, तुम्हारा पॉकेट मनी कितना है, ये सब कुछ तुमने पूछ लिया। अब सब कुछ डेटा कलेक्ट करने के बाद तुमको पता चला कि तुमको उनका नाम पता करना था, या फिर तुमको कोई और चीज उनका पता करना था जिसके बारे में तुमने लिखा ही नहीं, तो फिर वो डेटा तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होना चाहिए। ठीक है। पहले पता कर लो किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तब वो डेटा कलेक्ट करो।
फिर एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी कलेक्ट कर लिए कि एक बच्चे का नाम यहाँ लिखे, उसका डेटा यहाँ लिखे, दूसरे का नाम यहाँ लिखे, डेटा यहाँ लिखे। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए कि या फिर पहले डेटा लिखे, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर बीच में कहीं नाम भी लिख दिए। तो एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए कि पहले नाम लिखो, फिर हाइट लिखो, फिर वेट लिखो, ये सारी चीजें ऐसे लिखनी चाहिए। दूसरा, इनको हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में रख पाए, मतलब होमोजीनियस हो डेटा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन वहां पे दोनों चीज का, होमोजीनियस चीजों का कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हम इंडिया की जीडीपी और यूएस की जीडीपी एक साथ कंपेयर करें तो वो होमोजीनियस है, ठीक है। होमोजीनियस है क्योंकि हम वहां उनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक एक पेड़ पे मान लो अगर हम देखें, एक अंगूर का पेड़ है ए, ठीक है, और बी जो है वो आम का पेड़ है। तो अगर हम अंगूर के एक पेड़ को बाकी अंगूर के पेड़ों से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये होमोजेनस है, ठीक है, कि इस पे ज्यादा अंगूर आते हैं, इस पे कम। लेकिन अगर हम अंगूर को आम से कंपेयर करें तो नहीं है वो, ठीक है। तो प्लूरल सेंस में ये होता है कि ये हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में रहने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ?